हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू यू। हिंदी माध्यम के सभी छात्रों का अपने चैनल पर मैं वेलकम करता हूं। और आज केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का हम लोग दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले दिन पढ़ के आए होंगे। पिछले दिन जो मैंने पढ़ाया था वो सब आप लोग रिवाइज किए होंगे। जो बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं और जिन बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है वो बाकी लोगों को हेल्प करें और बताएं। और मेरे से भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूंगा जितने लोगों का नंबर होगा मेरे पास मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वीडियो बन रहा है। अपने दोस्तों को जरूर बताएं, जितने दोस्तों का बताएंगे उतना ही वो पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन कितने प्रकार का होता है। 9 तरह का विलियन बताया था। ठोस विलियन 3 तरह का, द्रव विलियन 3 तरह का, गैस विलियन 3 तरह का। इसके बाद मैंने बताया था सांद्रण, बताया था संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, अति संतृप्त विलियन, द्विअंगी विलियन, त्रिअंगी विलियन, चतुरअंगी विलियन, बहुत सारा चीज मैंने बताया था। तो आप लोग उसको जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सांद्रण चल रहा था, तो सांद्रण के बारे में मैंने बोला था कि किसी निश्चित ताप पर किसी विलियन में घुले हुए विलेय के अधिकतम मात्रा को उसका सांद्रण कहते हैं। और सांद्रण के विभिन्न पद हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना। सबसे पहले मैंने बताया था प्रतिशत द्रव्यमान। प्रतिशत द्रव्यमान में सूचित करते हैं परसेंटेज W/W। तो ऊपर वाले को बताया था कि विलेय का भार और नीचे वाले को बोला था विलियन का भार और इंटू 100। दूसरा मैंने बताया था प्रतिशत आयतन। तो प्रतिशत आयतन में परसेंटेज V/V होता है। तो ऊपर में विलेय का आयतन होता है, नीचे में विलियन का आयतन होता है गुना 100। तो यहाँ एक न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो। तो इस न्यूमेरिकल को भी हमें उसी तरह से बनाना है। इस न्यूमेरिकल में प्रतिशत आयतन पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, ध्यान दो, प्रतिशत आयतन को आप कैसे लिखोगे, आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। तो प्रतिशत आयतन में आप लिख सकते हैं बच्चे विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन और गुना 100। तो चलिए बताइए विलेय का आयतन कितना दिया है। साथ साथ प्रश्न में दिया हुआ है कि 25 मिलीलीटर है। और मैंने बोला था आपसे कि अगर विलियन में किसी का नाम लिखा हुआ है तो वो पक्का विलेय होगा। और जल है आपका विलायक। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कोई और विलायक तब तो ठीक है, और नहीं मेंशन है तो आपको विलायक के रूप में जल को लेकर चलना है। तो यहाँ विलियन का डायरेक्ट दिया हुआ आयतन, और वो आयतन कितना दिया है तो 500 ml दिया हुआ है और गुना 100। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 5 25। तो ये 5% हो गया। तो इस तरह से आप लोग को समझ लेना है। यहाँ पे विलेय का आयतन डायरेक्ट समझ में आ रहा है। बाबू साहब बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भी यौगिक का नाम लिखा रहेगा क्वेश्चन में आपको समझ लेना है कि वो क्या है, विलेय है। और विलायक के रूप में मैं बता रहा हूँ आपसे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो वाटर को ले लीजिए, पानी को लीजिए, और अगर लिखा है कुछ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में रखे और डायरेक्ट आंसर आएगा। नोट कीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। 40 मिलीलीटर मिथेनॉल से 2 लीटर का विलियन बनाया गया है, तो प्रतिशत आयतन ज्ञात करें। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में ये 40 मिलीलीटर मिथेनॉल है, 40 मिलीलीटर मिथेनॉल, ध्यान दीजिएगा, और उसको 2 लीटर के विलियन, उससे 2 लीटर का विलियन बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत आयतन क्या होगा। अब आप लोग बताओ कि 2 लीटर आप लोग समझ रहे हो क्या, बिस्लेरी का बोतल जो आप स्टेशन पे खरीद के पीते होंगे, कहीं जाते होंगे तो आप लोग 1 लीटर का एक बोतल खरीदते हैं। तो अगर 1 लीटर वाला 2 बोतल आप खरीद लीजिए तो वो 2 लीटर आपके पास हो गया। अब वो 2 लीटर में आपको 40 मिलीलीटर मिथेनॉल मिलाना है। तो मान लीजिए कि एक बोतल में 20 मिलीलीटर मिला दिए और एक और बोतल में 20 मिलीलीटर मिला दिए, तो 2 बोतल लिए और दोनों में 20-20 मिलीलीटर मिला दिए। तो ये जो आपके सामने विलियन बन रहा है
वो विलयन बना मिथेनॉल और जल का, लेकिन आपने कितना मिलीलीटर मिथेनॉल मिलाया? 40 मिलीलीटर। एक में कितना मिलाया? 20 मिलीलीटर। दूसरे में कितना मिलाया? 20 मिलीलीटर। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आपके पास एक विलयन बन चुका है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत आयतन ज्ञात करें। तो देखिए, बोतल से हमको कोई मतलब नहीं है, आप क्या मिला रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस न्यूमेरिकल बनाने में यही समझना है कि विलेय कौन है, विलायक कौन है और विलयन कौन है। तो देखिए, विलेय यहाँ पे आपको साफ सब मैंने बोला है कि जो भी यौगिक का नाम क्वेश्चन में बाबू दिखे, एकदम दिमाग में छाप लीजिए कि वो विलेय होगा। तो यहाँ विलेय मिथेनॉल है। अच्छा, 2 लीटर का विलयन, अब कुछ नाम ही नहीं लिखा है कि विलायक कौन है, तो मैंने साफ साफ बोला है आपको कि अगर नाम नहीं लिखा है तो पानी ले लीजिएगा। खैर, उससे भी कोई मतलब नहीं है। 2 लीटर का विलयन बनाया गया है, यानी विलयन का आयतन भी पता चल गया हम लोगों को, विलेय का आयतन भी पता चल गया। आप चुपचाप क्वेश्चन में रख दीजिए और आंसर आएगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि विलयन के आयतन को लीटर में नहीं रखना है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आयतन को हमेशा मिलीलीटर में रखोगे। तो विलेय का आयतन बताओ बाबू कितना? 40 मिलीलीटर। विलयन का आयतन बताओ कितना? तो 2 लीटर को कितना लिख सकते हो? 2000 मिलीलीटर और गुना 100। अब देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 और जीरो कटा, 2 दूनी 4 और मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, मतलब 2% आ गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनाइए। न्यूमेरिकल बनाने पे ज्यादा फोकस कीजिए आप लोग। न्यूमेरिकल बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। आगे भी आप परीक्षाओं की तैयारी करिएगा तो उसमें इसका फायदा मिलेगा आपको, दिमाग डेवलप करेगा। और बोर्ड में तो आता ही आता है, नोट कीजिए। चलिए, तो अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन। प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन। सभी बच्चे एकदम ध्यान देंगे, बोर्ड पे फोकस करेंगे और समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रतिशत। तो अगर मैंने प्रतिशत लिखा है तो आप प्रतिशत का साइन दे दीजिए। मैंने लिखा द्रव्यमान, आपको पता है द्रव्यमान W से सूचित करते हैं। प्रति, प्रति के लिए आप लोग बट्टा लिखते हैं, और आयतन, आयतन के लिए आप लोग V लिखते हैं। इसको सूचित करेंगे हम लोग परसेंटेज W/V, परसेंटेज W/V। अब इसका मैं परिभाषा, ये सूत्र लिखता हूं पहले। तो देखो बाबू, आप लोग को शुरू से मैं समझा रहा हूं, 2 टॉपिक समझा चुका हूं। अगर W ऊपर में है तो भार, और V है तो आयतन। ऊपर में है तो किसका भार बताओ? तो ऊपर में है तो विलेय का भार, नीचे में है तो किसका भार? तो भार होगा जब W होगा, V है तो क्या? आयतन होगा। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुना 100। तो बाबू आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं क्या कि कैसे पकड़ते थे। पिछले क्लास का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ समझाया है कि नीचे से आप पकड़िए। तो देखिए, आयतन है तो मिलीलीटर बोलिएगा, कितना मिलीलीटर? तो 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर विलयन में कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है? 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलेय का घुला हुआ है? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन। तो लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा परिभाषा। 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में, विलयन के आयतन में कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है? कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है? घुला हुआ है, उसे प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन कहते हैं। उसे प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन कहते हैं। उसे प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन कहते हैं। इसकी इकाई क्या होगी बताओ बाबू? सभी लोग समझदार हो, अच्छे हो पढ़ने में।
इसकी इकाई बताइए क्या होगी। तो ऊपर में भार है तो भार के लिए ग्राम लेते हैं, और नीचे में आयतन है तो आयतन के मिलीलीटर लेते हैं। तो इसकी इकाई ग्राम प्रति मिलीलीटर होगी। एक नंबर के लिए लिख लीजिएगा इसको, ग्राम प्रति मिलीलीटर होती है। सभी लोग नोट करेंगे इसको, 1 मार्क्स के लिए लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये आपका आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। मतलब अगर 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए कि प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन से आप क्या समझते हैं, तो ये 2 मार्क्स का आ सकता है, और ये बाबू 1 मार्क्स का आ सकता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 10% वेट बाई वॉल्यूम HCl का जलीय विलयन, HCl का जलीय विलयन। और मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि इसका क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हो? तो आप क्या बोलेंगे? तो 10% लिखा है बाबू, तो 10% को आपको पता है 10 बटा 100 लिख सकते हो। अब देखो W ऊपर में तो 10, V नीचे में तो 100, तो आप बोल सकते हो कि 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में, 100 मिलीलीटर विलयन के आयतन में 10 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 10 ग्राम HCl, और HCl यहाँ मेरा क्या है, विलेय है, विलेय घुला हुआ है। तो आप लोग को क्या क्या यहाँ से जानकारी मिला? अगर मैं आपसे पूछ देता हूं कि बताओ बाबू विलेय का भार कितना, विलेय का भार कितना, तो सभी बच्चे तेजी से बोलेंगे 10 ग्राम। फिर मैं तुमसे पूछूं कि विलयन का आयतन कितना है, तो विलयन का आयतन जो है वो 100 मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर है। बिल्कुल ही आसान है बाबू, नोट कीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन का ये क्वेश्चन है। तो 20 ग्राम NaCl से 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है, तो प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन ज्ञात करें। देखो बच्चों, यहाँ पे तुमको मैंने साफ साफ बताया है कि जो भी यौगिक का नाम तुम्हें दिखेगा उसको विलेय समझना और वाटर को विलायक समझना। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो बताओ? यहाँ से तुम लिख सकते हो विलेय का भार। विलेय का भार कितना है भाई? तो विलेय का भार 20 ग्राम है। अच्छा, विलयन का आयतन कितना है? तो यहाँ 250 ml है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे विलयन का आयतन 250 ml। अच्छा, अब तुमसे पूछा जा रहा प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन, प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन। तो बोलो ऊपर में क्या लिखोगे? ऊपर में लिखोगे विलेय का भार, नीचे में क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा विलयन का आयतन और गुना 100। तो चलिए देखो बाबू सब लोग, तो ऊपर में विलेय का भार कितना ग्राम? 20 ग्राम। विलयन का आयतन कितना बोलो? तो 250 मिलीलीटर और गुना 100। तो 0 से 0 कैंसिल। अब बोलो 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 4 दूनी 8 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये इसका आंसर होगा, नोट कीजिए। देखो, तो इस साधारण पद का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारे सामने आ रहा है। मोलरता कहते हैं इसको, मोलरता को एम से सूचित करते हैं। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछ चुका है बोर्ड में, 2 मार्क्स के लिए आता है। मोलरता से आप क्या समझते हैं? मोलरता की परिभाषा लिखें।
एक नंबर में आ सकता है कि मोलरता को किससे सूचित करता है। 4 गो ऑप्शन दे सकता है, कैपिटल एम, स्मॉल एम, डब्ल्यू, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि मोलरता को कैपिटल एम से सूचित करते हैं। तो देखो परिभाषा को मैं याद करा रहा हूँ। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। मान लीजिए आपने 1 लीटर का बिस्लेरी का बोतल ले लिया और उसमें आपने चीनी डाल दिया और चीनी डाल करके उस विलियन बना दिया आपने। तो चीनी कितना ग्राम डाले हो उसका मोल निकाल सकते हो, क्योंकि पता है तुम लोगों को कि अगर मोल निकालना होगा तो मोल का सूत्र होगा दिया गया भार बटा में अनुभार। तो हम लोग मोल निकालेंगे और 1 लीटर में कितना मोल डाला गया है ये हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको ये पता चल गया कि 1 लीटर के उस विलियन में कितना विलेय का मोल डाले हैं तो वही उसकी मोलरता कही जाएगी। तो परिभाषा में लिखता हूं, आप लोग कोशिश करेंगे याद रखने का। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। उस विलियन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के लिए मैं सब लोग नोट कर लेंगे, मोलरता कहते हैं। इसको हम लोग ये भी पूछ सकता है इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऑब्जेक्टिव हम दिए हैं आप लोग को, ऑब्जेक्टिव का 800 क्वेश्चन हमने दिया हुआ है आपको, तो उसमें सारा एक एक करके ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। जैसे एक क्लास खुलेगा आप लोगों को एक एक क्वेश्चन हम क्लास में करवाएंगे, टेस्ट के माध्यम से सब याद करवा देंगे आप लोगों को। तो बस आप लोग फोकस कीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। क्रिकेट कम खेलिएगा आप लोग, आजकल गाँव में है और छुट्टी का दिन है तो काफ़ी आप लोग क्रिकेट खेलने में ज़्यादा ध्यान देते होंगे। तो थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है, सुबह शाम दो टाइम तो एटलीस्ट पढ़िए आप लोग, कम से कम 3-4 घंटा सुबह और 3-4 घंटा शाम, मतलब 7-8 घंटे की स्टडी आप लोग करिए रेगुलर। चलिए, तो इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव के लिए, ये 1 मार्क्स के लिए है, एक और 1 मार्क्स के लिए आता है कि इसकी इकाई क्या होगी। तो इकाई जानने के पहले हम लोग इसका सूत्र लिखते हैं। तो अगर आप बाबू सूत्र लिखोगे तो आप लोग परिभाषा से सूत्र निकाल सकते हो। बोला गया है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, यानी अगर मेरे को पता चल गया कि विलेय के मोलों की संख्या क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, तो भाई किसमें निकालना है विलेय के मोलों की संख्या, तो 1 लीटर आयतन में, यानी विलियन का आयतन आपको लीटर में लेना है। तो देख लो, आपको पता होना चाहिए कि विलेय के मोलों की संख्या लेनी है, विलियन का आयतन लेना है। तो बताइए, ऊपर में मोल और नीचे में लीटर, मोल नीचे में आयतन की जगह लीटर, तो इसकी इकाई जो होगी मोल प्रति लीटर होगी। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कीजिए इसको, 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मोलरता काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, ध्यान देना इस बात को। चलो, तो इसको नोट करो। तो चलो, मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं, मोल को हम लोग एम से सूचित करते हैं और आयतन को भी से सूचित करते हैं। तो एम बराबर एम बटा भी लिख सकते हो, एम बराबर एम बटा भी। देखो ये सूत्र हो गया इसका, इसको आराम से उपयोग करोगे और न्यूमेरिकल बनेगा इस पे। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, एम बराबर, जिन बच्चे को नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एकदम याद कर चाहिए, रट्टा मार जाइए। विलेय के मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में अनुभार। ये सूत्र को एकदम राम बाण की तरह याद करते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए एम की जगह हम लिख सकते हैं W/M,
सभी बच्चे एकदम ध्यान देंगे यहाँ पे, अनुभार को एम से ही सूचित करते हैं, मोलरता को भी एम से ही सूचित करते हैं। इसीलिए मैं जान पहचान के लिए थोड़ा सा फर्क कर रहा हूँ। मोलरता को कैपिटल एम ही रहने दे रहा हूँ और अनुभार में कैपिटल एम में थोड़ा सा देखो ये ट्विस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फर्क समझ में आए कि अनुभार क्या है और मोलरता क्या है। अब देखिए, अगर मान लीजिए भी जो है वो मिलीलीटर में दे दिया जाए, अगर आपको भी मिलीलीटर में दे दिया जाए तो आपको बाबू 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमको लीटर में चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलियन का आयतन लीटर में चाहिए। तो यहाँ से एक और सूत्र मेरे सामने आ गया है, W गुना 1000 बटा में M गुना V, लेकिन V इस बार मिलीलीटर में है। तो ये बहुत बढ़िया सूत्र है और इन दोनों सूत्रों को आप याद कर जाइएगा। इसमें W बताओ क्या है? तो W जो है वो विलेय का भार है। W किसका भार है बाबू? विलेय का भार। और M किसका भार है? तो M विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार। अब एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि विलेय का भार क्वेश्चन में दिया रहेगा और अनुभार आप लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी यहाँ पे इसमें ध्यान रखना कि मिलीलीटर और यहाँ पे भी लीटर में है। इस सूत्र को अगर आप याद करते हो तो इसमें भी लीटर में है, यहाँ भी जो है मिलीलीटर में है। यही दोनों बात को ध्यान रखना है। तो देखो, अब एक और काम आप कर सकते हो बाबू, n बराबर m गुना भी लिख सकते हो क्या? अब बताओ n है क्या? तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा बताओ, m को हम लोग मोलरता कहते हैं, मोलरता, और v को कहते हैं विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। लेकिन ये विलियन का आयतन लीटर में है, ध्यान देना। अच्छा, मान लो 1 मिलीमोल में हम बदलना चाहें तो 1 मोल में 1000 मिलीमोल होता है, तो हम लोग दोनों तरफ 1000 से गुना कर देते हैं। तो m गुना 1000 बराबर m गुना v गुना 1000। अब देखो जी, v गुना 1000 कर दिया, m गुना 1000 कर दिया, तो ये विलेय के मिलीमोल हो गए, विलेय के मिलीमोल बराबर m को बोल सकते हो मोलरता और इसको बोलोगे विलियन का आयतन मिलीलीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में। मतलब अगर एक न्यूमेरिकल के लिए आपको हम एक बढ़िया चीज बता दिए कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपको मिलीमोल दिया है, आयतन मिलीलीटर में दिया है, तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को लगा दीजिए, क्योंकि देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा तो फिर से आपका सूत्र वही बन जाएगा, m बराबर m गुना v। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि अगर मिलीमोल ले रहे हो बाबू तो इधर मिलियन का आयतन मिलीलीटर में चाहिए। ऐसा मत करना कि इधर मिलीमोल और इधर आयतन ले लेना लीटर में, तो फिर बिल्कुल ही गलत गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, नोट कीजिए आप लोग। चलो, तो मोलरता के बारे में आपको क्या क्या बताया मैंने? मोलरता 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से सूचित करते हैं और मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसका आप लोग ध्यान देंगे। तो आपको यहाँ मोलरता निकालना है। अभी मैंने सूत्र लिखा था, 2 सूत्र बताया था आपको। एक सूत्र में देखो, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। देखो ये आसान है, आयतन लीटर में चाहिए। अभी 2 जो सूत्र मैंने बताया था उन दोनों को मैं लिख रहा हूँ। m बराबर m बटा v एक सूत्र बताया था, और दूसरा बताया था W गुना 1000 बटा में m गुना v, लेकिन v मिलीलीटर में था वो। तो दोनों सूत्र को आप लोग एकदम ध्यान से कंठस्थ कर लीजिए, मोलरता के क्वेश्चन में डायरेक्ट उपयोग कीजिएगा। अब देखिए, इससे ज्यादा आसान है कि इसको आप उपयोग करें। कैसे आसान है बताइए?
ये W दिया गया भार है। अच्छा, यहाँ पे विलेय कौन है? NaOH है। विलायक कौन है? जल है। बार बार बोल रहा हूँ कि अगर विलायक नहीं दिया है तो विलायक जल होगा। तो देखो यहाँ W का मान मिल गया तुमको। W का मान मिल गया मेरे को 5 ग्राम। चलिए, V का मान मिल गया डायरेक्ट। क्या? V का मान 200 मिलीलीटर दिया हुआ है, इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कि लगाओ डायरेक्ट सूत्र को। अब हमको खाली पता करना है M जो होता है वो अनुभार होता है। तो किसका अनुभार है निकालना है हम लोगों को? तो विलेय का। तो विलेय कौन है? तो NaOH। तो विलेय का अनुभार अब एकदम सीखोगे सब लोग, ये तुम लोग को आना चाहिए। NaOH है तो Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 40 ग्राम प्रति मोल। जिन बच्चों को नहीं पता है इकाई, याद रखिएगा कि अनुभार की इकाई ग्राम प्रति मोल होता है। 11th में कई बार पढ़ाए हैं, तो याद रखिएगा ग्राम प्रति मोल। तो चलिए अब डायरेक्ट रखते हैं सूत्र में। तो बोलता है M बराबर W के जगह क्या रखिएगा? 5 ग्राम गुना 1000, अनुभार निकल गया ना 40, और गुना V कितना है? तो 200। बताइए कितना आसानी से बन गया न्यूमेरिकल। देखिए, तो 1 0 2 0 3 0, तो तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म। अब बताइए, तो यहाँ पे 2 चौके 8 और ऊपर में 5, तो 5/8, और ऊपर में रहेगा मोल और नीचे में रहेगा लीटर। तो इकाई लास्ट में लिख दीजिएगा मोल प्रति लीटर। 5/8 मोल प्रति लीटर। किसी बच्चे को मन किया कि नहीं सर हमको तो पहला ही सूत्र से बनाना है, हम इसी से बनाएंगे। तो अगर मान लो आपको उस विधि से बनाने का मन किया, हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हम आपसे यही कहेंगे कि आप पहला ही विधि उपयोग कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है उसको रख दीजिए उसमें। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? दूसरे विधि के लिए आपको N/V चाहिए। अब बताओ बाबू, M बराबर N/V। N क्या है बताओ लोग? तो N है विलेय का मोल। N है विलेय का मोल, और V क्या है बताओ? तो विलयन का आयतन। लेकिन विलयन का आयतन लीटर में चाहिए हम लोगों को। तो बताओ कि क्वेश्चन में तो भार दिया है, मोल कैसे निकालोगे? तो दिया गया मोल बराबर सॉरी, मोल कैसे निकालोगे? तो दिया गया मोल बराबर दिया गया भार बटा में अनुभार। दिया गया भार बटा में अनुभार। तो अब बताओ N बराबर दिया गया भार कितना है? तो 5 ग्राम है। अनुभार कितना है? तो 40 ग्राम प्रति मोल है। ग्राम प्रति मोल, तो ग्राम से ग्राम कट गया, 5/40, 1/8 मोल आया। मोल मैंने निकाल दिया। अब बताओ विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे? तो विलयन का आयतन बराबर 200 मिलीलीटर है, हमको चाहिए लीटर में, तो 200/1000 कर देंगे और ये लीटर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2×5 = 1/5 लीटर हो गया। तो देखिए दो काम किया मैंने, मोल निकाल लिया और आयतन निकाल लिया। अब तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब डायरेक्ट सूत्र में रखिए, तो M बराबर N/V। M का मान कितना आया है? 1/8। V का मान कितना आया है? तो V का मान आया है 1/5। पहले सब पता है सब लोग को, पहला गुना चौथा, अब दूसरा गुना तीसरा, तो 1 × 5/8 × 1, तो हो गया 5/8। देखो पहले से आया हुआ है, पहले विधि से 5/8 मोल प्रति लीटर। जिस विधि से आप बनाना चाहते हो बाबू आप बना सकते हो, आप लोग आप नोट कीजिए। तो देखिए एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 20 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए बाबू, C12H22O11, चीनी को कहते हैं सुक्रोज। 20 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 2 लीटर का विलयन बनाया गया है। तो
तो मोलरता क्या होगी। अब देखिए आपके सामने दो सूत्र दिया हुआ है। एक सूत्र तो आप ये उपयोग कीजिए, नहीं तो ये उपयोग कीजिए, जो मन करे करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर पहला आप लोग उपयोग करेंगे, इसमें आपको आयतन लीटर में चाहिए, तो लीटर में यहाँ पर दिया हुआ है, ये सूत्र आपके लिए इस पर अच्छा रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले विलेय का नाम चीनी, सुक्रोज पकड़ लीजिए आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी यौगिक का नाम दिखा वो सीधा विलेय है। तो बोलिए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कैसे करेंगे। तो दिया गया भार बटा में अनुभार, दिया गया भार बटा में अनुभार। तो अनुभार पहले निकालना पड़ेगा, बहुत आसान काम है। तो सुक्रोज का अनुभार देखिए सभी को, सुक्रोज का अनुभार बराबर C12H22O11 सूत्र होता है वहां। तो अब इसका अनुभार कैसे निकालिएगा। तो कार्बन का 12 परमाणु है, हाइड्रोजन का 1 22 परमाणु है, ऑक्सीजन का 16 11 परमाणु है। तो अगर कीजिएगा तो 12 12 144, 22 गुना 1 22 हो गया, 16 गुना 11 176 होगा। 176 और 144 कितना है, 176 180 तो 320। तो ये 320 हो गया और 22 और जोड़ दीजिए तो 342 ग्राम प्रति मोल। तो देखिए हमने अनुभार निकाल दिया, अब मोल निकाल लीजिए। तो मोल बराबर लिखिएगा, दिया गया भार 20 ग्राम और अनुभार कितना, तो 342 ग्राम प्रति मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 से कटेगा ये, तो 10/171 मोल आ गया। अब देखो बाबू मोल निकल गया और लीटर दिया ही है, तो सीधे रखो सूत्र में। तो m बराबर n बटा v, ये v जो है वो लीटर। इस बात पे एकदम फोकस करोगे सब लोग। ये भी, ये जैसे सूत्र लोगे तो v लीटर, ये सूत्र लोगे तो v मिलीलीटर। एकदम ध्यान देना है इस बात में, बस यही फर्क है। तो n का मान है 10/171 और v का मान है 2 लीटर। तो 2 अकेला है तो बटा में 1 कर देंगे। अब ये लीटर है और ऊपर वाला मोल है। सबको पता है बाबू, पहला गुना चौथा होता है। 10 गुना 1 बटा में 171 गुना 2, 2 पचे 10, मतलब 5/171 मोल प्रति लीटर। नोट कीजिए, बहुत आसान है नोट करना। घर पे 1 2 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए जिन बच्चों को भारी लग रहा है। चलिए तो नया टॉपिक दीजिए, हेडिंग मोलरता। देखो बाबू मोलरता हम लोग हेडिंग देना, नया टॉपिक है। इसको स्मॉल m से सूचित करता है, स्मॉल m से सूचित करते हैं। कैसे आप लोग मोलरता को परिभाषित करिएगा। 1 केजी पानी में, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ, 1 केजी विलायक में, 1 केजी बोलो चाहे 1 लीटर बोलो, बात क्या है, बराबर है। क्योंकि जल का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होता है, इसलिए जल के केस में उसका द्रव्यमान बोलो या आयतन बोलो, बात बराबर है। तो बोलेंगे 1 केजी विलायक में, 1 केजी पानी में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। देखो बच्चों, जो जिनको भारी लग रहा होगा कि थोड़ा सा पढ़ाई भारी जा रहा है, आप 2 बार में करके वीडियो देखिए, 3 बार में करके देखिए। पूरे वीडियो को लिख लिख करके पढ़िए और समझ के पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा पढ़ जाना है, 2 बार 3 बार में भी तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। तो लिखते हैं, देखिए 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को
विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहता है। उस विलयन की मोललता कहता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से वही बात, ये 2 मार्क्स के लिए और ये 1 मार्क्स के लिए, ये 1 मार्क्स है और ये द्वारा 2 मार्क्स है। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो सूत्र क्या बनेगा, देखिए सूत्र होगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार केजी में, बटा में विलायक का भार केजी में। ये ध्यान रखिएगा कि विलायक का भार केजी में चाहिए। तो शॉर्टकट में कैसे कीजिएगा भाई इसको आप, तो m बराबर n बटा w, ये विलायक का भार है, ध्यान देना। तो m बराबर n बटा w, w n क्या है बोलो, तो विलेय के मोल है। w क्या है बोलो, तो विलायक का भार है, विलायक का भार। लेकिन ये भार इस बार केजी में है, केजी में है, ध्यान देना। चलो अब देखो, यहां से अगर आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को गुना कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये n आएगा। तो आप यहां से एक सूत्र और बना सकते हैं, n बराबर m गुना w, और लिखेंगे क्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर मोललता गुना विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। तो ये भी एक सूत्र का काम करेगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। इसको और चाहिए तो आप सूत्र में तो बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर भी 1000 से गुना कर दीजिए, तो n गुना 1000 बराबर m गुना w गुना 1000। ये ध्यान रखना कि अब ये ग्राम में आ गया है, ये ग्राम में आ गया, और ये मोल अब क्या बन चुका है, मिली मोल बन चुका है। तो फिर से 1000 से 1000 कट जाएगा, तो क्या होगा बताओ, 1000 से 1000 कटेगा अगर, फिर वही बच गया n बराबर m गुना w। लेकिन सूत्र क्या बन गया, विलेय के मिली मोल, विलेय के मिली मोलों की संख्या, मिली मोलों की संख्या बराबर मोललता गुना विलायक का भार केजी में। विलायक का भार इस बार ग्राम में, भार ग्राम में। ये ध्यान रखना कि अगर इधर मिली मोल लोगे तो उधर ग्राम में लेना होगा, इधर अगर मोल लेते हो तो इधर केजी लेना होगा। इस बात को पूरा ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, तो इसी सूत्र को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर रहे हैं। एक और सूत्र देंगे, इस सूत्र को डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाने में लगाएंगे, और एक और सूत्र दे रहे हैं। तो m बराबर मान लीजिए आपने लिखा n बटा w, आपको पता है दिया गया भार बटा में अनुभार। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, m बराबर दिया गया भार को w से सूचित कर रहे थे और अनुभार को m से सूचित कर रहे थे। अब मान लीजिए कि w जो है इस बार ग्राम में दे दिया, तो इसको हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो सूत्र मेरा बना नया वाला w गुना 1000 बटा में m गुना w। देखो जी, ये 2 w मैंने लिखा है, एक विलेय का भार है और एक विलायक का भार है, एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। ये सूत्र भी काम करेगा आपका। तो बताइए ये w क्या है, तो ये w है आपका विलेय का भार, विलेय का भार।
और एम क्या है बताइए, तो ये विलेय का अनुभार है, विलेय का अनुभार। और ये वाला डब्लू क्या है, तो ये विलायक का भार है। तो बस दोनों में इतना ही फर्क आप लोग को महसूस करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए इसको। अच्छा, इसकी इकाई भी आप सोच सकते हो, इसकी इकाई क्या होगी बताओ। तो ऊपर में मोल और नीचे में केजी। तो वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए इसकी इकाई मोल प्रति केजी होगी, इसकी इकाई मोल प्रति केजी होगी। नोट कीजिए। देखिए न्यूमेरिकल है, 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया है। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला गया है। तो इस मिलियन की मोललता क्या होगी। तो देखिए जरा, इथिलीन ग्लाइकोल नाम पहली बार सुने होंगे बच्चे, ऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताया जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH CH2OH। याद रखने का ये सबसे आसान तरीका है कि 2 कार्बन पे 2 अल्कोहल लगा दीजिए। अब देखिए इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखिएगा। तो कार्बन कितना है बोलिए, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 1 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, तो C2H6O2, C2H6O2। अब देखिए अगर आप ये वाला सूत्र लगाएंगे तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, और इसको तो कुछ मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट लगा देना है। इस बार वही सूत्र लगाते हैं। तो M बराबर W गुना 1000 बटा में M गुना W। बाबू ये टर्म क्लियर होने चाहिए आप लोगों को कि ग्राम में कब है, किलोग्राम में कब है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये किलोग्राम में है और वहां पे वो ग्राम में है। देखिए उसके पहले मैंने ग्राम लिख दिया है, ध्यान रखना। वैसे अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग केजी में, यहाँ लिख दीजिए आप लोग ग्राम में। मतलब ये ध्यान नहीं रखिएगा तो न्यूमेरिकल में फंसिएगा आप लोग, ये ध्यान रखना वैसे। तो चलो इसमें डब्लू मेरे को दिया हुआ है क्या, तो डब्लू का मान दे दिया है कितना ग्राम, 45 ग्राम। चलो विलायक का भार दिया है मैंने, ये वाला डब्लू भी दे दिया है 600 ग्राम। आपको पता नहीं है तो एक चीज नहीं पता है, और वो है ये अनुभार। तो अनुभार इसका निकालते हैं। तो अनुभार अगर आप निकालिएगा तो 12 गुना 2, 1 गुना 6, 16 गुना 2, बोलिए 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 30 प्लस 32 कितना हो गया, 62 ग्राम प्रति मोल। देखिए हमारा M का मान भी मिल गया, हमको M का मान मिल गया 62 ग्राम प्रति मोल। सब कुछ आ गया बाबू मेरे पास। तो अभी सूत्र में डायरेक्ट रखो तो W की जगह 45 गुना 1000 बटा में M का मान 62 गुना, बोलो कितना, W का मान 600। सीधे सॉल्व कीजिए इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 दूनी 6 और 15 × 45, 2 बचे 10। तो ये आपका आ गया 75 बटा में 62, जो 1 पॉइंट कुछ करके होगा 1 पॉइंट, और यहाँ से क्या बचेगा 13 बचेगा, तो 13 130 60 120 1.2। और इकाई क्या होगी बोलो बाबू, तो ऊपर में मोल और नीचे में केजी, तो लिखोगे 1.2 मोल प्रति केजी या मोल प्रति किलोग्राम। जिन बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आया टॉपिक। मैं दोबारा बताऊंगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, नंबर दिया हुआ है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे भी नंबर दिया हुआ है, आप लोग कहीं से नंबर लेकर के और कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। 2 बार 3 बार जरूर देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो, क्योंकि बिना पढ़े तो मेरे को काम चलने वाला नहीं है। नोट कीजिए।
देखिए आप लोग 20% जलीय KI विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए मोललता याद है आप लोग को, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार kg में। मोललता का फिर से बोल रहा हूं मैं, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार kg में। तो चलिए 2 सूत्र मैंने बताया आपको, सूत्र को हमेशा दिमाग में रखना है। एक बताया है, बताओ क्या, n बराबर n बटा w। n क्या है, विलय के मोलों की संख्या विलायक का भार kg में। और दूसरा जो सूत्र मैंने बताया है वो W गुना 1000 बटा m गुना W। ये विलय का भार, ये विलायक का भार और ये विलय का अनुभार। ये विलय का दिया गया भार, ये विलय का अनुभार, ये विलायक का भार। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को जरा समझिए, ये दोनों सूत्र ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% जलीय KI विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये बताया ही नहीं है कि 20% क्या, वेट बटा वेट कि वेट बटा वॉल्यूम कि वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, नहीं पता है, कोई बात नहीं। हम लोग को यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ भार है, यहाँ पे भी भार है, तो हम लोगों को भार ले लेना है, अपने मन से ले सकते हैं। तो बताओ कि अगर 20% लिखा है, इसका मतलब 20 बटा 100 हो गया, और इसको हम परसेंटेज W बटा W लेंगे बाबू, अपने हिसाब से कर लेंगे, क्योंकि हमें जो जरूरत है वही करेंगे हम। तो बताओ इस W का वैल्यू 20, इस W का वैल्यू 100, ये विलय का भार, ये विलयन का भार। तो लिखेंगे यहाँ से, बोलो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे विलय का भार कितना ग्राम, बोलो तो 20 ग्राम। ये लिखते ही तुम्हारा ये मिल गया। अच्छा ये W, तो ये विलयन का भार है, तो विलयन का भार कितना ग्राम है, तो 100 ग्राम है। लेकिन इस फॉर्मूला में मेरे को विलयन का भार नहीं चाहिए, विलायक का भार चाहिए। तो विलायक का भार तो निकाल ही सकते हैं यहाँ से, जब विलय पता है, विलयन पता है, तो विलायक भी पता होना चाहिए। तो विलायक का भार 100 माइनस 20 मतलब 80 ग्राम, 80 ग्राम हो गया। अब देखिए, अब मेरे को ये W का वैल्यू मिल गया, यही इसी तरीके से पहचानते चलना है। ये W मिल गया, ये W भी मिल गया। अब मेरे को M पता करना है, M माने अनुभार। अच्छा यौगिक जो दिया है उसी को तुम्हें क्या मानना है, विलय मानना है। तो बताओ विलय का अनुभार, तो विलय का अनुभार को मैंने M से सूचित किया है, और वो क्या है विलय, तो KI है। तो K का होता है 39 और आयोडीन का 127। तो KI में याद रखना कि K का 39 और आयोडीन का 127 जोड़ोगे तो 126 और 40 कितना, 166। 166 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। ये तुम्हारा बाबू स्मॉल, ये कैपिटल M का मान हो गया। और ऐसे कर रहा है मैंने अनुभार। अब बताओ ना, सब कुछ तो पता है मेरे को, तो जो भी क्वेश्चन पूछे पहले उसका फॉर्मूला सामने रख लो और तब क्वेश्चन पे लगने जाओ, आराम से बनेगा एकदम। तो स्मॉल m का मान आप क्या रखेंगे, बोलिए। W का मान 20 है, 20 गुना 1000, और बटा में इस m का मान कितना है 166, और गुना उस W का मान कितना है तो 80। और बताओ ऊपर में क्या होता है मोल, नीचे में क्या होता है kg, तो मोल प्रति किलोग्राम। देखो बाबू अब इसमें उलझोगे कि क्या क्या होगा, सब अपने आप मैनेज हो जाता है, इसलिए लास्ट में इसकी इकाई लिख दीजिए आप। सूत्र के बाद जब सॉल्व कर देते हैं तो लास्ट में इसकी इकाई अपने मन से लिख दीजिए, मोल प्रति kg। अब बताइए 20 चौके 80, 20 पचे 100, 50 हो गया, 4 बचे 20, तो बोलो 50 पचे 250, 250 बटा में 166। सबको पता चल रहा है कि 1 पॉइंट कुछ होना चाहिए। चलिए नोट कीजिए और बनाइए। तो देखो सॉल्व किया आप लोग, तो सॉल्व कीजिएगा तो दिमाग एक थोड़ा सा लगा सकते हो बाबू। यहाँ पे 166 है, और 166 का आधा क्या होता है 83 होता है। तो 83 अगर आप इसमें जोड़ते हो तो ये 250, ये 250 से कम ही रहेगा, थोड़ा सा 250 के करीब में जाएगा।
तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि 166 में 83 जोड़ा मैंने एक तो हो ही गया और आधा जोड़ दिया तो लगभग इतना आ गया। इसका मतलब आप सीधे सीधे 1.5 ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि दोगुना कब होता है, जब ये 2 बार जोड़ दिया जाए। इसका अगर आधा जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, तो इसमें और आधा ही जोड़ना पड़ रहा है। इसका आधा 83 होगा, 83 जोड़िएगा तो 250 के करीब में रहेगा। तो चलिए न्यूमेरिकल स्किल आप लोग बढ़ाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, मूल प्रभाज या मूल अंश। मूल प्रभाज या मूल अंश एक से सूचित करते हैं। देखिए, तो मूल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लो कि मूल प्रभाज एक अनुपात होता है। मूल प्रभाज क्या है? एक अनुपात है। यह विलेय के मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात है, या विलायक का मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात है। तो ये सिंपली एक अनुपात है। तो याद रखिएगा कि मूल प्रभाज विलेय के मोल या विलायक के मोल तथा विलयन के मोल का अनुपात है। विलयन के मोल का अनुपात है। देखो, एक बात और बोल सकते हैं, इसमें पूछा जा सकता है कि नंबर में 1 मार्क्स में, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। 2 मार्क्स के जितना डेफिनेशन बता रहा हूँ 2 मार्क्स का डेफिनेशन ही आता है। तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मोल प्रभाज की इकाई क्या होती है। तो लिखोगे कि मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये एक अनुपात है। मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है। नहीं होती है क्योंकि यह एक अनुपात है। यह एक अनुपात है। चलो, तो अब मान लेते हैं कैसे इसको हम लोग और आगे बढ़ाए। ध्यान दीजिएगा कैसे आप समझिएगा इसको। तो माना कि एक द्विअंगी विलयन है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार मैं समझाऊंगा। माना कि एक द्विअंगी विलयन है और इसके दो घटक ए एवं बी है तथा इनके मोलों की संख्या क्रमशः Na एवं Nb है तथा मूल प्रभाज XA एवं XB है। अतः मान लीजिए हमको XA निकालना है, तो XA कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी जस्ट बोला कि जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना पड़ेगा। इसको आप पढ़ेंगे A का मोल अंश, या पढ़ोगे आप A का मोल प्रभाज। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो Na इसका मोल ऊपर में बटा में टोटल मोल। A और B मिला के विलयन बना रहे हैं, तो Na प्लस Nb जो होगा वो विलयन का मोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर XB हमको निकालना होगा तो हम लिखेंगे B का मोल अंश या B का मोल प्रभाज, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में। तो आपको लिखना होगा Nb बटा में Na प्लस Nb। अब देखो, ये B का मोल होगा ऊपर में और ये टोटल मोल हुआ है।
किसका मोल हुआ, तो ए का मोल प्लस बी का मोल, तो ये बिलियन का मोल आ गया। अब आप लोग लिख सकते हो एक्स ए जोड़ एक्स बी बराबर एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी का प्लस एन बी बटा में एन ए प्लस एन बी लिख सकते हो। तो दोनों का लघुत्तम अगर आप लेते हैं तो दोनों का लघुत्तम एन ए प्लस एन बी आएगा, यहाँ से लघुत्तम यही आएगा और इससे ये एक बार में इसे यही आएगा और लघुत्तम एक बार में तो एन बी आएगा, जो ऊपर में वही नीचे में। तो आप बोल सकते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ए। तो इस तरह से याद रखना कि मोल अंश कुछ नहीं है, मोल अंश सीधा एक अनुपात है, ठीक है। दो घटक होंगे तो दो लोगों का जिसका निकालना होगा उसका मोल बटा में दो लोगों का मोल। अगर तीन लोगों में निकालना है, तीन घटक होंगे तो जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर में और बटा में तीनों का मोल। जैसे कि ए बी और सी तीन गो है तो ए का मोल ऊपर में बटा में ए का मोल जोड़ बी का मोल जोड़ सी का मोल। अगर बी का मोल अंश निकालना है तो बी का मोल बटा में ए का मोल प्लस बी का मोल प्लस सी का मोल। देख लेते हैं उसको भी। तो ये सिंपल है, बस एक बात याद रखना कि दोनों का जोड़ करके 1 आएगा, तीन होंगे तो तीनों का जोड़ करके 1 आएगा। तो मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिएगा नोट में कि किसी भी बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मूल अंश का योग 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। अगर तीन लोग होंगे, बाबू ध्यान दोगे एकदम, तुम लोग बहुत आसान टॉपिक है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर 1 होगा। अगर चार लोग भी हुए ना तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी सबका जोड़ के 1 आएगा। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि बिलियन में 100 घटक भी होंगे ना तो सबका जोड़ करके 1 आएगा। मतलब कभी भी ये ध्यान रखना कि मूल अंश का जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर किसी का मूल अंश 1 आता है इसका मतलब कि वो अकेले है, बात समझ लीजिएगा, वो बिलियन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी बिलियन का मूल अंश 1 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि एक अकेला आदमी है, 2 दे दिया, मान लीजिए 50-50, 40-60 कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन अगर एक अकेला दे दिया तो फिर वो अकेले ही है, उसमें कोई और नहीं है। मूल अंश का योग हमेशा 1 के बराबर होगा, नोट कीजिए। तो याद रखिएगा कि दो घटकों का योग 1 होगा, 2 घटकों के मूल अंश का योग 1 होगा, 3 घटकों के मूल अंश का योग 1 होगा, 4 घटकों के मूल अंश का योग 1 होगा, 10 घटक हो फिर भी 1 होगा। एक और 3 अंक वाला प्रूफ करके दिखाता है, जरा ध्यान देंगे सब लोग। माना कि एक त्रिअंगी बिलियन, माना कि एक त्रिअंगी बिलियन है और इसके 3 घटक ए बी एवं सी है, तथा इनके मूल क्रमशः एन ए एवं एन बी है, तथा इनके मूल भिन्नांक तथा इनके मूल अंश बोल सकते हो, मूल प्रभाज बोल सकते हो, मूल भिन्नांक बोल सकते हो,
तथा इनके मूल प्रभाज क्रमशः XA, XB एवं XC है। XC है। तो बताओ, सबको एकदम आसानी से समझ में आएगा बाबू। अब XA मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा बताओ। NA जिसका निकाला है उसका मूल ऊपर में बटा में सम का मूल, तो NA प्लस NB प्लस NC। अगर XB निकालना है मेरे को तो लिखूंगा NB बटा में NA प्लस NB प्लस NC लिखेंगे। अगर XC लिखना होगा तो XC क्या होगा बताओ, तो NC बटा में NA प्लस NB प्लस NC। तो आप देख सकते हो कि तीनों का मैंने लिख दिया, जिसका मोल उसको ऊपर में, जिसका मोल अंश निकालना उसका मोल ऊपर में बटा में सबका मोल। अब जरा चेक करो, तो XA प्लस XB प्लस XC, तो ये क्या आ रहा है NA बटा में NA प्लस NB प्लस NC प्लस NB बटा में NA प्लस NB प्लस NC प्लस NC बटा में NA प्लस NB प्लस NC। तो तीनों का लघुत्तम आप देख सकते हो बाबू कि NA प्लस NB प्लस NC आ रहा है। तो ये कट करके एक आएगा ना, और एक से NA को गुना कीजिएगा तो आपका NA ही आ जाएगा। तो NA प्लस NB प्लस NC, तो ये पूरा कट करके 1 आ गया। मैंने बोला भी था आपसे कि तीनों का जोड़ के 1 आएगा। तो आप बोल सकते हो XA प्लस XB प्लस XC जोड़ के 1 आएगा। तो बोलो XA प्लस XB को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XC। XB प्लस XC को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA। और XA प्लस XC को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XB लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। याद रखना हमेशा कि अगर 3 कंपोनेंट हो, 3 घटक हो, 4 घटक हो, 5 घटक हो, सबका मूल अंश जोड़ के बनाएगा। नोट कीजिए। चलो इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, इसको करो। और एक मिश्रण में A के 2 मोल है, B के 4 मोल है और C के जो है वो 5 मोल उपस्थित है। तो प्रत्येक के मूल अंश की गणना करें। तो बताइए तीनों का मूल मेरे को पता है क्या, तो हम तीनों का आराम से निकाल सकते हैं। अब XA निकालना है तो क्या लिखेंगे NA बटा में NA प्लस NB प्लस NC। बताओ लोग, यहाँ से NA बराबर कितना लिख सकते हो 2, NB बराबर कितना 4, NC बराबर कितना 5। तो आप देख सकते हो कि तीनों का मोल दिया है, तो आप रख दीजिए इसे। तो अब अगर इसमें रखते हैं तो ऊपर में 2 बटा में 2 जोड़ 4 जोड़ 5, 2 बटा 11। XB आप क्या लिख सकते हैं बोलिए NB बटा में NA प्लस NB प्लस NC। तो बोलिए ऊपर में क्या 4 बटा में 2 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 4 बटा 11। और XC बराबर बोलो क्या, तो NC बटा में NA प्लस NB प्लस NC। तो बोलो ऊपर में क्या रहेगा 5 बटा में 2 जोड़ 4 जोड़ 5, तो बोलो 5 बटा में 11। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देख लो चेक करके कि तीनों का जोड़ के 1 आ रहा है कि नहीं। XA प्लस XB प्लस XC बराबर, बताओ क्या लिखोगे 2 बटा 11 जोड़ 4 बटा 11 प्लस 5 बटा 11। और तीनों का लघुत्तम 11 हो गया। 2 जोड़ 4 जोड़ 5 11 बटा 11 मतलब कट के आ गया। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन के माध्यम से भी कि तीनों का मूल अंश जोड़ करके 1 के बराबर आएगा। तो कितना भी घटक होगा सभी घटकों के मूल अंश को जोड़ करके 1 आएगा। अभी एक भारी क्वेश्चन मैं कराता हूँ तुमको, पहले नोट करो। क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
अगर पीछे से ध्यान दोगे तो सारा पीछे का ये इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो 1 मिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, 1 मिलियन है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि बिलियन है। बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला हुआ है। तो जो घुल जाता है वो विलेय है और जो घुला लेता है वो विलायक है। अब जिन लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा होगा वो 2 भाग में आप तोड़ के जरूर देखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा वीडियो देख जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। अब देखो पिछला क्वेश्चन तो एकदम आसान था। इस बार मोल अंश निकालने के लिए मेरे को मोल चाहिए, और क्वेश्चन में कहीं मोल नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, खाली इसमें एक लाइन लिखा है और उसी एक लाइन में मेरा पूरा सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे, सुनिएगा। बेंजीन का 30% द्रव्यमान, जो जो मोल दिया वो पढ़ते जाइए और देखिए क्या सोचिए क्या हो सकता है। तो प्रतिशत W/W बराबर 30 दे दिया है। तो अगर 30% दिया है तो मैंने बढ़ाया था कि 30/100 कर सकते हैं क्या? अच्छा जी, ये बताओ कि ये किसका हुआ? ये विलेय का भार हुआ। और ये किसका भार हुआ? ये विलियम का भार हुआ। अच्छा, क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको ये क्लियर है कि बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड को घुला है। इसका मतलब यहाँ विलेय कौन है? ये तो आपको साफ क्लियर हो गया। ये विलेय यहाँ पे बेंजीन है। विलायक यहाँ पे कौन है? तो विलायक यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगर आपको दोनों का सूत्र नहीं पता है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा कि बेंजीन का C6H6 होता है और CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। याद रखना का आसान है। C कार्बन, टेट्रा माने 4, क्लोराइड माने Cl, तो CCl4 तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो दोनों का पता चल गया तुम्हें। अब बोला है कि 30 ग्राम विलेय है, तो ये ना विलेय है जी, और ये कितना है ये नहीं दिया है। तो क्या दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? अब विलेय का भार पता है बाबू, विलियन का भार पता है, तो क्या आप विलायक का भार नहीं निकाल सकते हैं? आप जानते हैं कि विलेय का भार प्लस विलायक का भार बराबर क्या होता है? विलियन का भार। सब लोग को पता है, इतना तो यार सब समझते हो। अब बोलो विलेय का भार 30 है, विलेय का भार W मान लो, विलियन का भार 100 है, तो W बराबर बोलो कितना? 100 - 30 मतलब 70 ग्राम। ऐसे भी दिमाग लगाते हैं ना तो डायरेक्ट बता देते हैं कि 30 ग्राम विलेय, 100 ग्राम विलियन, तो 70 ग्राम विलायक। क्योंकि दोनों लोग मिलकर ही ना सॉल्यूशन बनाएंगे, दोनों लोग मिलकर ना विलियन बनाएंगे। अब बताओ इसका भार कितना ग्राम है? तो इसका भार जो आया मेरे पास वो 30 ग्राम, और इसका जो भार आया वो 70 ग्राम। देखो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन जो जो बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी तक मेरे पास बहुत कुछ आ गया। 30 ग्राम बेंजीन आ गया मेरे पास और 70 ग्राम CCl4 आ गया। ये विलेय है और ये विलायक है। चलिए, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करना है। तो सबसे पहले आप लिखिए कि बेंजीन के मोल अंश के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो बेंजीन के मोल अंश के लिए आपको चाहिए ऊपर में किसका मोल? तो ऊपर में जिसका निकालना होता है उसका मोल लिखते हैं, बटा में किसका मोल? तो जितने लोग साथ में पार्टनर है उन सब का। तो बेंजीन का मोल प्लस CCl4 का मोल, CCl4 का मोल। अब बोलो इसका मोल दिया है क्वेश्चन में? क्या नहीं दिया है, कैसे निकालोगे? तो भार पता चल गया है, अनुभार पता कर ले। चलो ना करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं बेंजीन का अनुभार। बेंजीन का अनुभार, बेंजीन कितना है? 6 है, तो 12 × 6 जोड़ 1 × 6, तो बोलो 72 और 6 कितना हो गया? 78 ग्राम प्रति मोल। 78 ग्राम प्रति
मोल। ठीक है, ये बेंजीन का अनुभार हो गया। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अब CCl4 का मोल। तो CCl4 का मोल निकालना है तो उसका भी वही काम करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम लोग अनुभार निकालते हैं। तो CCl4 का अनुभार तो कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो 35.5 में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 प्लस 35.5 दूनी 71, 71 दूनी 142, तो 154 ग्राम प्रति मोल। चलिए, तो ये इसका निकल गया अनुभार। अब CCl4 का मोल अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दिया गया भार बटा में अनुभार। बोलो, तो दिया गया भार कितना ग्राम है? CCl4 का दिया गया भार हमने निकाल लिया है भाई 70 ग्राम। तो 70 ग्राम अब बटा में 154 ग्राम प्रति मोल। बोलो, ग्राम ग्राम कटेगा? कट गया। 7×70 और 7×70 और ये 22×7 154, 5/11 मोल हो गया। ये CCl4 का मोल हो गया। और बेंजीन का मोल कितना आएगा? तो बेंजीन का मोल निकाल लेंगे। दिया गया भार कितना है? 30 ग्राम। अनुभार कितना है? 78। ये ग्राम होता है, ये ग्राम प्रति मोल होता है। तो ग्राम ग्राम कट गया, मोल बच गया। तो 10 3 से कटाइए तो 3×30 और 26×78, 2×5 = 10, 13×2 = 26, 5/13। तो देखो जी, एक का मोल 5/11, एक का मोल 5/13। अब करते क्या है कि अब रखते हैं सीधा बेंजीन के मोल अंश में। इस सूत्र में रख दो तो लिखेंगे यहाँ पे बेंजीन का मोल अंश बराबर, देखिए कहां से हम लोग कहां पहुंचे हैं। ऊपर में बेंजीन का मोल, तो बेंजीन का मोल कितना है बाबू? तो 5/13 आया है। बटा में बेंजीन का मोल प्लस CCl4 का मोल। तो बेंजीन का मोल 5/13, CCl4 का मोल 5/11। तो लिखेंगे 5/13। दोनों का लघुत्तम नहीं पता है तो 13×11 कर लीजिए। 13 से 13 कटेगा तो क्या बचेगा? 11। तो 11 बचे 55। 11 से 11 कट के क्या बचा? 13। 13 बचे 65। तो ये आपका आ गया टोटल 5×13×11 बटा में 13×55 और 65 जोड़ लीजिए। तो 55 5 60 60 120 आ गया। तो 13 से 13 कट गया, 24 5 120, 11/24। तो देखिए बेंजीन का मोल अंश 11/24 आया। मैंने बोला था कि मोल अंश जोड़ के 1 आता है। तो लिखेंगे बेंजीन का मोल अंश प्लस CCl4 का मोल अंश बराबर 1। जान लीजिए 1 आएगा। बेंजीन का मोल अंश कितना है? 11/24 प्लस CCl4 का मोल अंश मान लीजिए कि x आया बराबर 1। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 1 - 11/24। लघुत्तम लेंगे 24 आएगा। तो 24 - 11 मतलब 13/24। 13/24। अब डायरेक्ट ऐसे भी सूत्र में रख सकते थे, जैसे कि बेंजीन का मोल अंश लिखे हैं तो यहाँ CCl4 का मोल अंश लिख सकते थे। तो क्या लिखते हैं? CCl4 का मोल बटा ये, तो यही रहेगा। CCl4 के मोल को ऊपर रख देते तो ऐसे भी रख के आप निकाल सकते हैं, पर यही आएगा आंसर। चेक कर लीजिएगा, नोट कीजिए और ध्यान दीजिए मैंने किस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने डील किया है। एक बार और ना हो तो बोल देता हूँ, ध्यान दो। क्वेश्चन था कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान CCl4 में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करें। ठीक है, समझाता हूं, पहले नोट करो। तो
देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए एकदम। तो बेंजीन का 30% द्रव्यमान, क्वेश्चन ने मेरे को बस इतना दिया है कि 30% द्रव्यमान है मेरे पास। ये बात क्लियर जैसे ही किया तो मैंने लिख दिया कि प्रतिशत द्रव्यमान बराबर 30। इसका मतलब 30% मैंने 30/100, ऊपर विलेय का भार नीचे विलयन का भार। तो यहाँ से हमको मिल गया कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। कैसे पता चला? तो लिखा है कि बेंजीन घुला हुआ है CCl4 में, तो जो घुलता है वो विलेय और जो घुलाता है वो विलायक। बेंजीन घुला है तो विलेय हो गया, CCl4 ने घुलाया है तो विलायक हो गया। अच्छा 30 ग्राम ये, 100 ग्राम का विलेय, 70 ग्राम का विलायक। यहाँ से मैंने पकड़ लिया कि 30 ग्राम विलेय है तो 70 ग्राम विलायक है, क्योंकि 100 ग्राम का विलयन है। और लिख भी दिया है यहाँ मैंने, सिंपल बात है, विलेय का भार प्लस विलायक का भार और विलयन का भार। तो 30 ग्राम विलेय का भार मिल ही गया, तो W मान लिया विलायक का भार तो 100 आया, तो W बराबर 100 - 30 - 70 ग्राम। क्वेश्चन बोल रहा है कि बेंजीन का मोल अंश निकालो। तो बेंजीन का मोल अंश, किसी का भी मोल अंश निकालना हो तो उसका मोल ऊपर में, बटा में उसके पार्टनर्स का मोल। तो इसका मोल और इसका एक पार्टनर है उसका मोल जोड़ देंगे। अब इसके लिए मेरे को बेंजीन का मोल निकालने के लिए हमको बेंजीन का मोल कैसे निकालना होगा? तो भार पता है, अनुभार पता कर ले। तो दिया गया भार बटा अनुभार क्या होता है? मोल होता है। तो चलो अनुभार निकाल लिए, C6H6 होता है सूत्र। तो 12 × 6 + 1 × 6, तो 72 + 6 जोड़ देंगे तो 78 आया, 78 ग्राम प्रति मोल। इसी तरह से CCl4 का भी अनुभार निकाल लेंगे। कार्बन का 12 होता है, Cl का 35.5 होता है। तो 35.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 35.5 × 71, अब दोबारा और 71 71 142, और 12 जोड़ दीजिए 154 ग्राम प्रति मोल। अब CCl4 का मोल कैसे निकालिएगा? तो दिया गया भार बटा अनुभार। तो दिया गया भार कितना है? 70 ग्राम है, निकाला मैंने क्वेश्चन से। अनुभार इतना दिया है, घटा दिए, 5/11 आया। अब बेंजीन का मोल भी निकालना है, तो दिया गया भार बटा अनुभार, तो 30 ग्राम, अनुभार 78 ग्राम प्रति मोल हमने निकाला है यहाँ पे। तो यहाँ से ये 5/13 मोल आया। और मोल अंश निकालना था, तो जिसका निकालना है उसका मोल बटा में दोनों का मोल। तो मोल रख दिए, दोनों का मोल रख के जोड़ दिए। सिंपल है, दोनों का 13 × 11 कर दिए। लघुत्तम गुना करने का मतलब ही नहीं है। 13 से 13 कट गया, 11 बचा, 11 बचे 55, 11 से 11 कट गया, 13 बचे 65। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 55 और 65 120 होता है। पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, तो 13 × 11 × 5 ऊपर में हो गया, 13 × 120 नीचे में हो गया, 13 से 13 कट गया, 5 24 5 120, तो 11/24 आया। मैंने बोला कि जोड़ के 1 आता है, तो एक का पता चल गया तो दूसरे का x मान लो, तो x का मान निकालोगे तो नहीं आएगा। नहीं तो यहाँ से इससे भी निकाल सकते हो। CCl4 का मोल अंश करना है तो CCl4 का मोल बटा बेंजीन का मोल प्लस CCl4 का मोल रख करके निकालिए, नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।